हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसमें जो 2018 में जो प्रश्न पत्र आया था उसको सॉल्व करेंगे और आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा किया कीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो इसमें होते हैं आपके 5 क्वेश्चंस, यानी 1 to 5 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न या आप बोल लीजिए बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद हो जाते हैं अति लघु। ये कितने होते हैं? तो ये 6 से 11 नंबर तक, यानी कि 6 क्वेश्चंस ये आपके हो जाते हैं। उसके बाद लघु क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 12 से 18, यानी कि 7 क्वेश्चन, ठीक है ना, 12 से 18। और इन क्वेश्चंस को आपको करना मस्ट होता है। इसमें अथवा या ऐसा कुछ भी कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि आप ये ना करें, ये करें या ये करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और एक चीज़ बताऊंगी कि अगर इसमें कहीं पे चित्र की नीड है तो आप लोग चित्र ज़रूर बनाइएगा। चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं पंखा, टॉर्च, टीवी या कूलर में। तो दिष्ट धारा देखिए, एसी और डीसी, मतलब डीसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है, और एसी अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट होती है। टार्च सबसे अलग है। देखिए टार्च क्या है? तो टार्च सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि पंखा, टीवी, कूलर ये एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन टॉर्च में आप क्या करते हैं? आप सेल का यूज करते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, पौधों एवं जंतुओं की बीज की कड़ी है अमीबा, युगलिना, वायरस, क्लेमाइडोमोनास। तो पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी युगलिना हो जाती है। इसे ट्रिक से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पौधे और जंतु कब से आए हैं? तो युगों युगों से आए हैं। तो युगों युगों यानी युगलिना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि पौधे आज तो नहीं हुए हैं, जंतु आज तो है नहीं, युगों युगों से हैं, है ना। तो युगलिना। चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय आपको पता है, आप जैसे ही ऑप्शन में देखेंगे वैसे ही आप लोहे पे टिक कर देंगे, है ना। तो यानी लोहा। पीतल भी नहीं है, तांबा भी नहीं है, रबड़ भी नहीं है, लोहा आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में, अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है आपका हो जाता है अस्थि मज्जा में, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है अस्थि मज्जा। क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन, सिल्वर, एल्यूमिनियम या चांदी। तो आपको पता है विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों के बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देख लेते हैं। खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है? तो आपको पता है खनिज क्या होते हैं? तो ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर, यानी जो खाने होती हैं ना, वहां से खोदकर निकाले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर, ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद अयस्क। तो अयस्क उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको जब शुद्धिकरण कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? तो ये अयस्क हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, और यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि उन शैलों को अयस्क कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा, उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों और जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों,
ठीक है। और अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है और उनका शुद्धिकरण करके क्या किया जाता है, महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो सुचालक में हो जाता है, सुचालक आप समझ सकते हो कि जैसे आप कहीं पे करंट वाला मसला हो, कहीं पे लाइट है और वहाँ पे आपने जैसे चांदी हो गई, कापर हो गई, सोना हो गया या भीगी लकड़ी हो गई, आप उसको टच करोगे तो करंट आपके वो वहाँ पे करंट लग जाएगा। तो ये क्या है, सुचालक, यानी करंट इसमें प्रवेश कर जाती है, सुचालक है, यानी आप इससे टच करोगे तो आपको करंट लगेगा। और कुचालक यानी कुचालक, तो कु मतलब होता है कि नहीं, तो जैसे कांच, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, इसमें क्या होता है, नहीं, अब सूखी लकड़ी से आप जैसे कहीं पे तार एक में लग गए तो आप सूखी लकड़ी से करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। प्लास्टिक, जैसे प्लास में देखिए प्लास्टिक लगी होती है, इसीलिए तो, वरना प्लास तो लोहे का बना होता है, लेकिन जब उस पर प्लास्टिक चढ़ी होती है तो इसीलिए प्लास से तार काट सकते हैं, छील सकते हैं और उसको तार से तार जोड़ सकते हैं, इसलिए तो करंट नहीं मारता ना। और जैसे पॉलीथीन हो जाती है, उसको आप पहन के, या पॉलीथीन का जैसे वो हुई तो उसी में रबड़ी में तो आ जाता है ना, तो इससे करंट नहीं लगता। और लकड़ी देखिए, गीली लकड़ी क्या है, तो सुचालक है, और सूखी लकड़ी क्या है, तो कुचालक है। याद रखिएगा, सिर्फ लकड़ी नहीं आप लिखेंगे, गीली और सूखी लकड़ी, तो इस तरह से हो जाता है। अब क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएंगे तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, देखिए, अगर खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, और उसके बाद जो शाकाहारी जंतु होते हैं इनको खाते हैं, फिर जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, फिर जो बड़े जंतु होते हैं वो छोटे जंतुओं को खा लेते हैं। यही तो होता है ना। और अगर आप सपोज करें कि पेड़ पौधे ना हो, ठीक है, आप बताइए, जो ये शाकाहारी पौधे हैं, ये सॉरी यहाँ पे शाकाहारी जंतु हैं, ये क्या खाएंगे, ठीक है। जब ये क्या खाएंगे, जब ये नहीं होंगे तो फिर ये जो छोटे जंतु हैं ये किनको खाएंगे, फिर जो छोटे जंतु हैं तो बड़े जंतु किनको खाएंगे। यानी देखिए, पेड़ पौधे हटे कि पूरी खाद्य श्रृंखला तितर बितर हो गई, यानी कि नष्ट हो गई। तो इसलिए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, तो रुक जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। आप इस तरह से समझ लें। खाद्य श्रृंखला से यानी खाद्य जाल से अब क्या समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है। अभी आपने खाद्य श्रृंखला, अब खाद्य जाल। तो जाल का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ, मतलब आपको चारों तरफ से घेर लेना। जाल अगर आप पे डाला जाए तो कैसा होता है, तो जाल कुछ इस तरह से होता है ना। तो ये क्या करता है, जब किसी पे डाला जाता है तो वो चारों तरफ से घेर लेता है। तो जाल का मतलब भी, खाद्य जाल का मतलब भी यही होता है कि एक जंतु एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर वो भूखा है तो वो खा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे तो पहले उत्पादक हो गए, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। अब इनको ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खरगोश खाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि खरगोश इनको खा रहा है, घास को कौन खा रहा है, तो खरगोश। और ऐसा नहीं सिर्फ खरगोश खाएं भाई, और कौन खा सकता है खरगोश के सिवा, तो इसको बकरी भी खा सकती है। और कौन खा सकता है, तो इसको देखिए गाय भी खा सकती है, और जैसे टिड्डे भी खा सकते हैं, खाते नहीं हैं, जो कीट पतंगे वो होते हैं जो घास खाते हैं वो खा रहे हैं, टिड्डा खा रहा है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि इसको कई लोग खा रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे आ जाइए, अब इस खरगोश को सिर्फ कौन खा रहा है, क्या भेड़िया खा रहा है, सिर्फ भेड़िया खा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है।
और क्या सिर्फ शेर खा रहा है? अब ये शेर तृतीय उपभोक्ता में तृतीय उपभोक्ता में आ जाता है। लेकिन अगर इसको ये बड़ा जानवर ना मिले तो क्या ये छोटा जानवर नहीं खा लेगा? भाई शेर मांसाहारी है, उसको मांस के रूप में जो भी मिल जाएगा वो खा लेगा। तो ये चीज हो जाती है। तो ये क्या बनता चला जाता है? ये खाद्य जाल बनता चला जाता है, ठीक है ना। ये खाद्य जाल इस तरह से बनता चला जाता है कि इन्होंने खाया है इस तरह से। तो ये आप समझ लें। यहाँ पे अब समझ लेते हैं, खाद्य जाल किसी भी परितंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतःक्रिया से जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। हालांकि इतना लेंथी नहीं लिखना है, लेकिन चीज़ों को जब आप समझेंगे तो ज़रूरी नहीं कि किताबी भाषा में ही आप लिखें, आप अपने तरीके से अच्छे से समझा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी लिखेंगे आप उतना ही जितना टाइम के अकॉर्डिंग आप सेट कर पाएंगे, क्योंकि 18 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है। उसी में कॉपियाँ भी आप लोगों को मेंटेन करनी रहती है, सफाई का भी ध्यान रखना होता है, यानी कि लेख भी अच्छा होना चाहिए और कॉपी भी अच्छी जो आपने मेंटेन की है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सब चीज़ इसी में रखना होता है। तो आप लोग ऐसा लिखिएगा कि सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं, और ये नहीं है कि आप भी एक क्वेश्चन भी छोड़ के आए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और एक क्वेश्चन को लेके बैठ गए, बहुत लेंथी लिख दिया और एक क्वेश्चन छूट गया, ऐसा नहीं। इतना लेंथी लिखिए, इतना लिखिए जितना इनफ हो। ये नहीं है कि टाइम जा रहा है और आप 2 क्वेश्चन आपके छूटे पड़े हैं और आप एक क्वेश्चन में लगे पड़े हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अब मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। मानव के रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए बी और ओ। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे जो ए रक्त है, जो जिसका ए रक्त ए ग्रुप होता है ना, तो वो क्या करते हैं, उनका जब रक्त उनको चढ़ने की बारी आती है तो चेक किया जाता है, अगर ए है तभी चढ़ पाएगा, बी है तो बी को क्या होता है कि बी की भी यही सेम कंडीशन होती है। लेकिन अगर ए बी है तो ये क्या है, ये सर्वग्राही है, यानी इनको किसी का भी ब्लड हो उनके चढ़ा दिया जाता है। तो इनको तो भाई बड़ी आराम है जिनके ये ग्रुप है ना। अब ओ की बात कर लें, ये सर्वदाता हैं, मतलब ये आंख बंद करके किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं और वो ब्लड इनका ले सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता है। तो याद रखिएगा, ओ कौन है, तो सर्वदाता यानी देने वाला दाता और प्राप्त करने वाला ग्राही। तो ए भी ग्राही हो जाता है और ओ दाता हो जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं प्रतिरक्षी। ये प्रोटीन के बने होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये प्रतिरक्षी कौन होते हैं, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं और प्रतिरक्षी को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जो इंग्लिश में अगर पढ़ ली जाती हैं और हिंदी उसकी नहीं समझ में आती, ऐसा होता है ना, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ लेके चलिए, तो इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। प्रतिजन ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं और आरबीसी के आरबी से चिपके रहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी, ठीक है ना। उसके बाद है विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह करने की दर या मात्रा को इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। चुंबक के 2 गुण लिखिए, तो चुंबक के 2 गुण देख लेते हैं। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए, तो साधारण रूप से प्रायः आपातकालीन स्थिति में जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड कहते हैं। प्राथमिक उपचार से मतलब क्या होता है, आप इस तरह से कह सकते हैं जैसे किसी के चोट लग गई, ठीक है, तो जो डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर को वहां पे बुलाने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे किसी के ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ठोकर लग गई, ब्लड निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर के पास जाने तक का इंतजार करेंगे
और ब्लड निकलता रहेगा, नहीं, आपको उसको रोकना है। किस तरह से, जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हों, या आपको मान लीजिए ज़्यादा चोट लग गई या पानी में डूब गया कोई, अब उसको आपने निकाला तो अब आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि पानी पेट में ज़्यादा है और भर गया। जब भाई पानी में बंदा डूब गया है तो ऐसा तो हो सकता है। तो जब तक आप डॉक्टर के पास जाएंगे या डॉक्टर को वहाँ पे बुलाएंगे तब तक तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो उससे पहले आपको उपचार करना होता है, वहाँ पे जो भी अवेलेबल हो, जिसको भी नॉलेज होती है। हालांकि ये प्राथमिक उपचार की ज़्यादातर नॉलेज होती है, क्योंकि कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ जाए, और जिसको ज़्यादा अनुभव हो, जिसको ज़्यादा नॉलेज हो, वो ये वर्क कर सकता हो। कभी कभी क्या होता है, कोई भी वहाँ पे नहीं होता, 1 से 2 बंदे होते हैं जिनको जितना आता है वो करते हैं, क्योंकि जितना है वो इनफ है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले इसका जो है पेट के बल लिटा के पानी निकाल दिया जाता है ना। जो मुंह में जैसे घास फूस, भाई पानी में तो हर चीज़ पाई जाती है, तो मुंह में अगर कोई चीज़ चली गई है, फंस गई है, तो उसको निकाल दिया, मिट्टी है तो उसको निकाल दिया। तो इस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद फिर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, और अगर पॉसिबल होता है तो डॉक्टर को वहीं पे बुला लिया जाता है। तो जो वहाँ पे उपचार किया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अर्थात का यानी संकटकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने तक या अस्पताल तक ले जाने से पहले तुरंत दी जाने वाली सहायता ही क्या कहलाती है, तो प्राथमिक सहायता कहलाती है। प्राथमिक मतलब प्रथम, है ना, तो प्रथम सहायता या प्राथमिक सहायता वही हो गई। अब है आपका क्वेश्चन, आवृत्त तथा वर्ग में से क्या समझते हैं। तो वर्ग, सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं, ठीक है। अब आवृत्त है तो आवृत्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां आवृत्त कहलाती हैं। इसमें कुल 7 आवृत्त हैं। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। संक्षारण मतलब जब जंग लग जाती है ना, कि धातुएं हैं वो खराब होने से, यानी उनको बचाने से कैसे बचाएंगे, तो संक्षारण की 2 विधियां हैं, पेंट करके, है ना। पेंट कर देंगे तो आप देखिए, लोहे पे पेंट कर दें, या आपके यहाँ ऐसी कोई चीज़ें हैं उनको पेंट कर दिया जाता है, दरवाजे लगे होते हैं उनको पेंट कर दिया जाता है, तो क्या कहते हैं, इनकी ज़िंदगी बढ़ गई, है ना। फिर जिंक की परत चढ़ाकर और तेल या ग्रीस जमाकर, इस तरह से यहाँ पे 2 विधियां पूछी गई हैं। तो आप यहाँ पे 3 लिखी हुई हैं, आपको जो सही लगे वो लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा टाइम हो। और थोड़ा सा अगर टाइम हो तो इसको थोड़ा डिटेल में भी लिख देंगे, ठीक है ना। विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं, संक्षेप में लिखिए। तो विद्युत धारा के खतरों से बचाव के उपाय, आग बुझाने के यंत्र काम करने की स्थिति में होने चाहिए, ट्यूबलाइट के बजाय एलईडी बल्ब का प्रयोग करें, इमरजेंसी के दौरान भागने के लिए सीढ़ियां एवं रिफ्यूज एरिया को खाली रखना चाहिए, और कटे फटे अथवा क्षतिग्रस्त विद्युत तार को फौरन बदल दें, क्योंकि इससे बहुत ही खतरा रहने की संभावना रहती है। बिजली के खंभों और वृक्षों से दूर रहना चाहिए, धात्विक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इस तरह से हो जाते हैं। अब देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये सीरीज का लास्ट सेकेंड होता है, क्योंकि आपको पता है 18 क्वेश्चन ही आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक आपको पता है पेड़ पौधे हो जाते हैं, है ना, घास फूस पेड़ पौधे जो खाते हैं वो हो जाते हैं उत्पादक। और उपभोक्ता कौन होते हैं, उपभोक्ता जो उनको खाते हैं। और अपघटक कौन होते हैं, जो सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं उनको कहते हैं। तो समझ लेते हैं कि उत्पादक कौन है और उपभोक्ता कौन है, इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो उत्पादक हरे पौधे सभी प्रकार के परिणत युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, अतः इन्हें स्वयंपोषी भी कहा जाता है। स्वयंपोषी यानी अपने आप से, स्वयं मतलब स्वयं से भोजन प्राप्त करते हैं, किसी पे ये डिपेंड नहीं रहते हैं, क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वयंपोषी अर्थात हरे पौधों में ही होती है, और इनको उत्पादक कहते हैं। अब देखिए, उत्पादक तो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक सबके बारे में आपको बताना है। तो उत्पादक देखिए यहाँ पे चित्र से आपको बताया गया है। उपभोक्ता कौन होते हैं, तो खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, अब देखिए ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं। देखिए टिड्डा एक पत्ते को खा रहा है, इसने इतना पत्ता खा लिया है। और ये खरगोश है, देखिए ये गाजर खा रहा है ना, मूली खा रहा है, ये खेत में होता है, ये सब कुछ खाया करता है। इसी तरह से ये साग सब्जी है ना,
तो ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ये जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, खरगोश, हिरन, टिड्डा, एफिड, पाबस, सूत्रकृमि जैसे हेटेरोटेरा। ये और द्वितीय उपभोक्ता, देखिए द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, देखिए जैसे चिड़िया है, ये बैठी हुई है डाल पे और इस पे देखिए छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये सब ये खा रहा होता है। ये छिपकली है, क्या होता है, दीवारों पे देखिए कीट पतंगे होते हैं, उनको पकड़ पकड़ के खाया करती हैं, यही तो क्या करती है। तो इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, इसलिए ये जंतु मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे जोक, मेढक, टोट, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, भेड़िया, मलेरिया फैलाने वाले मादा मच्छर। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन अभी 2017 का पेपर सॉल्व कराया, उसमें भी आया था, यानी समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं तृतीय उपभोक्ता। इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे सर्प, बाज, सिंह, बाघ आदि। अब अपघटक एवं अपदरभोजी। अपदरभोजी याद रखिएगा, क्योंकि अपघटक जैसे आएगा तो आप समझ जाएंगे कि अपघटक किसको कहते हैं, लेकिन अपदरभोजी ये नाम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कुछ नया है। अब इसके बारे में हम क्या लिखें, लेकिन आपको पता है जो अपघटक है वही अपदरभोजी हैं। तो ये परपोषी, मृतपोषी जीव मृत पौधे व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधे या जंतु का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वे छोटे टुकड़े या भागों में ना विभाजित हो जाएं। इन जीवों को अपदरभोजी या अपदरहारी कहते हैं। यानी क्या होते हैं, कुछ होते हैं जैसे सड़ा गला मांस या कुछ ऐसा है, या जो शाकाहारी जंतु खाते हैं वो शेष पदार्थ, थोड़ा सा पदार्थ बच जाता है, वो छूट जाता है, तो वो क्या होता है, ऐसा तो है नहीं वो पड़ा रहता है, वो थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे वो गायब हो जाएगा। तो क्या होगा कि इन्हीं की वजह से जो अपघटक है, अपदरभोजी हैं, ये उनको खा के फिनिश कर देते हैं, यानी सफाया कर देते हैं, यानी ये सफाई कर्मी होते हैं। और अगर वो पदार्थ पड़े रहे तो उसमें क्या होगा, उसमें बदबू आ जाएगी, फिर उसमें बारीक बारीक से कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि लोग बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन कहते नहीं कि सभी कुछ ज़रूरी है, सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है और किसी ना किसी तरह से सब एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, है ना। बिना फ़ायदे के कोई कुछ नहीं है, एक सर्किल है। और वही वाली चीज़ हो गई यहाँ पे कि सब एक दूसरे पे डिपेंड है, अगर एक उसमें से कोई चीज़ हट जाती है तो वो श्रृंखला यानी वो सीरीज नहीं बन पाती है। तो इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हालांकि साइंस पढ़ लें लेकिन ये चीज़ एक ये तो सभी में आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस पढ़ने तो ये चीज़ ना कहें कि जैसे मनुष्य हैं तो ये ना सोचे कि हम बहुत जैसे हमारे पास हर एक चीज़ है, हमारे पास हर एक चीज़ है और हमको कभी किसी से कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा मत कोई लोग भी मत सोचें, क्योंकि सब ये एक श्रृंखला बनी हुई है। अगर आपके पास बहुत कुछ है तो कभी भी आपको इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है। और आपको क्या पता कि इनके पास कुछ भी नहीं है, वही चीज़ आपके पास ना हो जो इनके पास है। और या यहाँ पे कोई है तो इनके पास कुछ नहीं है, आपको लग रहा है, लेकिन हो सकता है इनको ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए एक दूसरे पे सभी डिपेंड है। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इनके पास कभी जाएंगे नहीं, हमारा कोई इनसे मतलब ही नहीं। तो ये चीज़ कभी भी कोई लोग ना सोचे तो ये अच्छा होता है ना। देखिए तो यही जब पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में इस तरह से श्रृंखला बन सकती है कि सब एक दूसरे पे डिपेंड है। और अगर पौधे चले जाएं तो सारे जंतुओं क्या होगा भाई, जब पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी जंतु क्या खाएंगे, जब शाकाहारी जंतु ही नहीं होंगे तो और मांसाहारी जंतु क्या खाएंगे। तो इसी तरह ये हो जाता है। तो जब जंतुओं में ये चीज़ है तो मनुष्यों में क्यों ना हो, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद है उदाहरण देख लेते हैं, कवक, फफूंदी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मृदा, सूत्रकृमि, केंचुआ, जूलस, स्प्रिंग टाइल्स आदि हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। अवशेषी अंग यानी कौन से होते हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा ये होता है कि उनकी बहुत ज़्यादा क्या मतलब उनकी ज़रूरत नहीं मगर वो हैं अवशेषी अंग। तो अपेंडिक्स, साइरस पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशी, नरों में निपल्स, ये सब हो जाते हैं, ये क्या है, अवशेषी अंग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका देखिए 2018 का पेपर सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ क्लियर करनी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि देखिए ये आपका जो टाइम चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है। इसमें आप लोगों को हम जो पेपर्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो सभी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोगों को तो भाई सब्सक्राइब करना रहेगा। जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए, नोट्स पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और लाइक करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है, हम और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा यही रहता है कि बेहतर से बेहतर हम आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।